नमस्कार। राम राम साई काई हालचाल है जीवड़ा थांका। आशा और उम्मीद करूं कि मारा पढ़ाई का शौकीन सगड़ा जीवड़ा बढ़िया है, मजे में है और मस्त है। साथियों, पशु परिचर भर्ती को लेकर अपनी रेगुलर क्लासें चल रही थी और आज की इस क्लास में जो दूसरा पार्ट है पशुपालन वाला, उसको हम कवर करेंगे। 45 सवाल जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है इस क्लास में, इसलिए आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलो। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि बदावरी किस पशु की नस्ल है। गाय, भैंस, ऊंट, भेड़। पशुओं की सारी नस्लें हम पढ़ चुके हैं। आपने नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़ लेना, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। बदावरी नस्ल कौन सी पशु की है जीवड़ा, बताओ देखनी। क्या हो जाएगा? बदावरी। अरे भैंसे भे मिला दो गुरुजी, भैंस की है। किसकी है साहब? भैंस की। साथियों, बदावरी जो भैंस की नस्ल है, ये राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? किन जिलों में पाई जाती है? भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। हाँ। उत्तर प्रदेश यूपी से जो सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर बदावरी भैंस की नस्ल है वो पाई जाती है, भरतपुर और धौलपुर में। साथियों, भैंस की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? तो ध्यान रख लेना, भैंस की कुल 20 नस्लें हैं जो भारत में पंजीकृत है। कितनी नस्लें हैं भाई भैंसों की? 20 नस्लें हैं। साथियों, 20 में से कुछ महत्वपूर्ण नस्लें हैं जो हमें पता होना जरूरी अनिवार्य है, जरूरी है, एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो आपकी बदावरी हो गई, दूसरी नस्ल हो गई साथियों मुर्रा नस्ल। कौन सी नस्ल है? मुर्रा। ये मुर्रा नस्ल की भैंस होती है। हाँ। हरियाणा में ज्यादा पाई जाती है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में। राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, इन क्षेत्र में ये मुर्रा नस्ल की भैंस मिलती है। दूसरी दूसरी है मेहसाणा। कौन सी नस्ल हो गई? मेहसाणा। मेहसाणा भी साथियों भैंस की नस्ल है, ध्यान रख लेना। कौन सी है? मेहसाणा। नंबर 3 पर हो जाएगी जाफराबादी। कौन सी नस्ल हो जाएगी? जाफराबादी, जो कि अपनी भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की है। हाँ, ये नस्लें हैं जो आप लिख लो। और सूरती नंबर 4 पर हो जाएगी। सूरती। सूरती भी भैंस की नस्ल है। नीली। नीली भी भैंस की नस्ल है। नीली भी भैंस की नस्ल है। ठीक है, तो जो मेन मेन जो नस्लें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है और याद भी कर लेना, क्योंकि यहां से सवाल है वो पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि अमृतमेल गाय की नस्ल है भारवाही, दुधारू, द्विकाजी या इनमें से कोई नहीं। ऐसा देखो सवाल पूछा जाएगा। अमृतमहल। अमृतमहल ये गाय की नस्ल है। भारवाही यानी बोझा ढोने के काम आती है। दुधारू दूध देती है। द्विकाजी, द्विकाजी का मतलब क्या होगा? दोनों काम करती है, यानी कि भार भी ढोती है, बोझा ढोने के काम आते हैं बैल, और दूध भी देती है ना। तो कौन सी नस्ल है? अमृत महल कौन सी है, बताओ देखे। अमृत महल कौन सी है? जल्दी से कमेंट कर दो, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं आपको। हाँ। तो अमृत महल साथियों कौन सी है? भारवाही है भाई। कौन सी है? भारवाही। यानी कि ये बोझा ढोने के काम है वो आती है। तो जो साथी भारवाही बता रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा ए। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब साथियों, गाय की नस्लों की बात करें तो गाय की कौन कौन सी नस्लें देखने को मिलती है? सबसे पहली नस्ल है वो गिर। कौन सी है? गिर गाय की नस्ल है। नंबर 2 पर हम बात करें तो थार पारकर। कौन सी नस्ल है भाई? थार पारकर। थार पारकर गाय की नस्ल हो गई। नंबर 3 पर हो जाएगी साहिवाल गाय। कौन सी गाय हो गई भाई? साहिवाल। साहिवाल भी गाय की नस्ल है। ठीक है। और देखो गायों की कौन कौन सी नस्लें, कमेंट करो देखे जिस विद्यार्थी को पता है गाय की नस्लों के बारे में। गाय की टोटल कितनी नस्लें पंजीकृत है? गाय की देखो, कांकरेज हो गई, हरियाणवी, नागौरी, मालवी, मेवाती, राठी, ये सारी गाय की नस्लें देखने को मिलती है। चलो अगला सवाल देखते हैं। रवि और सतलज नदी क्षेत्र में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? रवि नहीं, रावी नदी है। कौन सी नदी है? रावी। रावी और सतलज नदी क्षेत्र में पाई जाने वाली भैंस की नस्लें जाफराबादी, नीली, मुर्रा या मेहसाणा। ये देखो भैंस की नस्लें आ गई। तो कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है? तो यहां पर सारतू नीली पाई जाती है। कौन सी नस्ल है? नीली। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
अगला सवाल है कि गलत युग्म कौन सा है। इनमें से गलत युग्म देखो, भेड़ की नस्ल है कराकुल, भैंस की मगरा, ऊंट की बीकानेरी, गाय की राठी। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। अरे देखो बबलिंग करने लग गया, अरे बफरिंग। भैंस की मगरा गलत हो जाएगी। मगरा नस्ल किसकी है बताओ देगे हैं। कराकुल ये भेड़ की है, बीकानेरी ऊंट की नस्ल है, राठी गाय की नस्ल है, मगरा भैंस की नहीं है। मगरा नस्ल किसकी है बताओ, कमेंट करो देखे किस किस का राइट आता है ना। बताओ देखे। अरे इतना तो पढ़ चुके हम फिर भी याद नहीं है आपको। भैंस का प्रथम परखनली शिशु तैयार किया गया। भैंस का प्रथम परखनली शिशु कहां पर तैयार किया गया। इज्जत नगर में, करनाल में, मथुरा में या चेन्नई में। परखनली शिशु तैयार किया गया भैंस का पहला, ये करनाल में किया गया, करनाल हरियाणा में। तो जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा। तो पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई। पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, कौन से दशक में हुई। 1980, 1960, 1970 या 1990। तो ये 1970 के दशक में हुई थी। 1970 के दशक में। अगला सवाल है कि गायों में गर्भकाल होता है। गाय में गर्भकाल कितने दिन का होता है साथियों। 230 से 35, 280 से 85, 305 से 10, 315 से 320। तो गाय का जो गर्भकाल होता है वो होता है 280 से 285 दिन का। ये दिनों का है, यदि महीनों का पूछ ले तो क्या होगा। महीने कितने होते हैं। महीने कितने होते हैं बताओ देखे। भाग दे दो 30 का 280 में। हिमीकृत वीर्य को किस तापमान पर भंडारित किया जाता है। पशु का जो वीर्य होता है हिमीकृत वीर्य, कौन से तापमान पर इसको रखा जाता है। ये सवाल देखो ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने का। -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वीर्य को भंडारित करके एकत्रित करके रखा जाता है। कौन सा मौसम का दूध उत्पादन का परिणाम नहीं है। कौन सा मौसम का दूध उत्पादन का परिणाम नहीं है। कीमत में मौसमी उतार चढ़ाव, अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता, बसंत ऋतु में अत्यधिक दूध का उत्पादन या उपरोक्त सभी। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। अगला है कि दूध में कौन से दो विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए और बी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन सी। दूध में कौन से विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में हमें मिल जाते हैं इसलिए दूध पीना चाहिए। विटामिन बी की जगह कर लो विटामिन डी। कौन सा, विटामिन डी। तो विटामिन डी और विटामिन ए, विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों किससे मिलता है साथियों, दूध से मिलता है, इसलिए दूध पीना चाहिए। दूध पीने से विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है रिकेट रोग। कौन सा रोग होता है साथियों, रिकेट रोग। ये सूर्य से भी प्राप्त होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, सूर्य की किरणें, हाँ सूर्य की विकिरणों से भी विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसे बोलते हैं रात्रि अंधता। क्या बोलते हैं, रात्रि अंधता या रतौंधी रोग। क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग बोलते हैं, है ना। यह भी विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए दूध पीना चाहिए, विटामिन ए और डी मिलता है, ठीक है। अगला है कि मशीन द्वारा दुग्ध विधि का दोष है। आज भी देखो हमने पढ़ा था दूध निकालने की अलग अलग विधियां, ठीक है। हाँ, तो हमने अलग अलग 3 विधियां पढ़ी थी देखो। एक तो चुटकी के द्वारा निकालते हैं, पूर्ण हाथ के द्वारा निकालते हैं दूध, और एक मशीन के द्वारा भी निकालते हैं, है ना। तो ज्यादा यदि श्रमिक होते हैं तो ज्यादा मान लो जानवर है जिनका दूध निकालना है और आदमी कम है तो मशीन का लोग यूज करते हैं। अधिक श्रमिकों की आवश्यकता, दोष पूछा गया है ना। असवच्छ दूध उत्पादन, यदि समय पर मशीन बंद नहीं हुई तो खून भी निकल आएगा, तो ये यहाँ पर इसका सबसे बड़ा दोष है। यदि टाइम पर मशीन बंद नहीं हुई तो जानवर के खून निकल आएगा, ये इसका बिल्कुल दुष्परिणाम है। दूध निकालने में साथियों देखो, दूध निकालने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितने समय में दूध निकाल लेना चाहिए। तो ये 6 से 7 मिनट, कितना समय है भाई, तो ध्यान रख लेना 6 से 7 मिनट का टाइम रहता है। इस मिनट इतने टाइम में हमें दूध निकाल लेना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम लोगे जिससे दो थन होते हैं वो
जानवर के, उसमें साथियों घर्षण बल ज्यादा, घर्षण पैदा होगा और उससे क्या होगा, दर्द होगा। एक अच्छे दूध के विकल्प में न्यूनतम कितना क्रूड प्रोटीन होना चाहिए? 10%, 24, 15 या 35%? एक अच्छे दूध के विकल्प में न्यूनतम कितना क्रूड प्रोटीन होना चाहिए? तो न्यूनतम 24% होना चाहिए प्रोटीन। कितना भाई? 24%। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्म है? पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्म, पहला है टेर स्टेब, ट्रिपल डेक, फ्लैट डेक या उपरोक्त सभी। तो ये सारी की सारे है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो जो साथी डी बता रहे हैं उन सब का करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है? टर्की, मुर्गी, बतख या गाय? मुर्गी पालन में कौन इनमें से शामिल नहीं है, जो मुर्गी पालन के अंतर्गत नहीं आता है? देखो, टर्की है, मुर्गी भी है, बतख भी है, लेकिन गाय इसमें शामिल नहीं है। गाय नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है, देखते ही पता चल रहा है। चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फार्म प्रबंध का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? गंदी परिस्थितियों, गंदी परिस्थिति नहीं है। फार्म की उचित परिस्थिति, उचित भोजन, रोग मुक्त नस्ल, ये सारे हैं। तो ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। घरेलू मुर्गी क्या है? देखो सवाल क्या है कि घरेलू मुर्गी क्या है। घरेलू मुर्गी एक विशेष क्षेत्र में रहती है, एक पक्षी जिसे मांस और अंड प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, एक विशिष्ट पक्षी है जिसे केवल प्रजनन के उद्देश्य से रखा जाता है। ये एक विदेशी नस्ल है। साथ ही घरेलू मुर्गी होती है ना, ये एक पक्षी है, एक प्रकार का पक्षी है, और जिसे मांस और अंडा प्राप्त करने के लिए लोग रखते हैं, पालते हैं मुर्गी को मांस और अंडे के लिए। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक हरे चारे को, एक हरे चारे को, सारे को नहीं, चारे को, एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों एवं मूल हरे रंग के हास के सुखाया जाता गया है, इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सवाइलेज है, साइलेज या सूखा चारा? तो इसे है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा। अगला सवाल। साइलेज में सूखा पदार्थ होता है, साइलेज में सूखा पदार्थ कितना होता है? 30, 40, 45 या 50? तो इसमें होता है साथियों 40%। कितना होता है? 40%। ये देखो कैमरा, इसके भी समस्या हो गई कुछ। तो 40% हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल है, ऐसी भूमि जहां पर घास प्राकृतिक रूप से उगी हुई हो कहलाती है? जहां पर प्राकृतिक रूप से घास उगी हुई रहती है, ऐसी भूमि क्या कहलाती है? उद्यान, चारागाह, तट या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसी जगह साथियों कहलाती है चारागाह। जहां पर पशु चरते हैं ना, उसे चारागाह बोलते हैं। प्राकृतिक रूप से घास उगती है, कोई उगाता थोड़ी है। पशु रक्त में कैल्शियम की प्रास होती है। पशु के खून में कैल्शियम की प्रास रेंज कितनी होती है? तो 9 से 12 मिलीग्राम होती है। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पशुओं को आंतरिक परजीवी करने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए? पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए, करने के लिए नहीं है। पशु में जो आंतरिक परजीवी है उसको मारना है, तो उसको मारने के लिए कृमिनाशक दवा कब पिलानी चाहिए? वर्ष में एक बार, प्रत्येक महीने में, वर्ष में 2 बार या 2 वर्ष में 1 बार?
तो वर्ष में 2 बार यानी हर 6 महीने के बाद पिलानी चाहिए। साल में कितनी बार पिलानी चाहिए? 2 बार। पशु में आंतरिक जो परजीवी होते हैं शरीर में उनको मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी जरूरी है, लेकिन आप नहीं पिलाते हो, मुझे भी पता है। पिलाते हो क्या? घर पे हैं सभी के पशु। दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? देखो, थनैला रोग, मेट्राइटिस रोग, टाइफाइड ज्वर, दुग्ध ज्वर। तो दूध के माध्यम से ये टाइफाइड ज्वर फैल जाता है। कौन सी रोग बीमारी फैलती है भाई? टाइफाइड ज्वर। खूनी पेचिश के उपचार में दी जाने वाली दवा कौन सी है? खूनी पेचिश के उपचार में दी जाने वाली दवा कौन सी है? कार्डिनल, बाई फुरान, एस्प्राल या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। पशु में गलघोंटू बीमारी का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, फफूंदी या प्रोटोजोआ? पशु में गलघोंटू जो बीमारी है इसका कारण क्या है? तो ये बीमारी होती है साथियों जीवाणु के कारण। किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? रेमबुलट, साउथ डाउन, लिकन या मेरिनो? महीन ऊन उत्पादन के लिए भेड़ की नस्ल है वो है आपकी मेरिनो भेड़ की नस्ल। कौन सी है साथियों? मेरिनो। तो जो साथी डी बता रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में कुल पोल्ट्री पक्षियों की संख्या कितनी है? एक दिन हम पशु गणना पढ़ेंगे भाई, एक क्लास लेके आएंगे। 20वीं पशु गणना पढ़ना जरूरी है। तो कुल पोल्ट्री पक्षियों की संख्या 851.8 मिलियन है। कितनी है? 851.8 मिलियन। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार भारत के शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य में शामिल राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? तो इनमें शीर्ष जो अंडा उत्पादक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है भाई? आंध्र प्रदेश, जहां सर्वाधिक अंडों का उत्पादन होता है। दूध में वसा में ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों का अनुपात होता है। दूध में वसा में ग्लिसरॉल और वसीय जो अम्ल होते हैं इनका अनुपात होता है 1:3। हाँ, ग्लिसरॉल 1 और वसा अम्ल 3, 1:3। बोन चाइना क्रोकरी निर्माण हेतु पशु हड्डियों की तापक्रम पर राख परिवर्तित हो जाती है। बोन चाइना क्रोकरी निर्माण हेतु पशु पक्षियों या पशु हड्डियों का तापक्रम पर किस तापक्रम पर राख में परिवर्तित हो जाती है? तो 1000 डिग्री सेल्सियस पर हड्डियां है वो राख में बदल जाती है। कितना डिग्री तापमान होना चाहिए? 1000 डिग्री सेल्सियस। इनमें से किस शहर में चमड़ा टैगिंग उद्योग है? उन्नाव, गोरखपुर, लखनऊ या फिरोजाबाद? कौन से शहर में चमड़ा टैगिंग उद्योग है? तो यह हो जाएगा साथियों उन्नाव में। तो जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सब का करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका चमड़ा विश्व में सबसे ज्यादा महंगा है? सबसे ज्यादा महंगा चमड़ा किस जानवर का है भाई? बताओ। देखो, हिरण का, मगरमच्छ का, शार्क का या कंगारू का? अब देखो गड़बड़ होगी। अब सभी तुक्का मारेंगे लेकिन तुक्का राइट नहीं होगा। मारो देखें। सबसे महंगा चमड़ा विश्व में किसका है? मगरमच्छ का है। किसका है साथियों? मगरमच्छ। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड्डियों के चूरे का प्रयोग करते हैं। हड्डियों के चूरे का प्रयोग बूट पॉलिश में, चीनी को सफेद बनाने, एल्कोहल निर्माण, दवा की टेबलेट बनाने में। दवा की टेबलेट, एल्कोहल निर्माण, चीनी को सफेद बनाने, बूट पॉलिश में। हड्डियों का जो चूरा होता है जानवरों की हड्डियों का चूरा, उसको चीनी को सफेद बनाने में जिसका प्रयोग करते हैं, चीनी को सफेद बनाने के लिए।
पॉलीथीन निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीथीन के निर्माण में फॉर्म लेडिहाइड, यूरिया, फिनाइल या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी का प्रयोग करते हैं, डी अपना राइट हो जाएगा। गोगामेडी पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? गोगामेडी पशु मेला कहाँ लगता है साथियों? गोगामेडी हनुमानगढ़ जिले में लगता है और ये हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल है? हरियाणवी। लोक देवता रामदेव जी की स्मृति में आयोजित बाबा रामदेव पशु मेला का आयोजन किस महीने में होता है? आश्विन, कार्तिक, चैत्र या माघ? तो रामदेव जी का मेला किस महीने में लगता है? माघ महीने में लगता है, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। गौशाला में एकत्रित गौमूत्र का उपयोग है। गौशाला में देखो, गौमूत्र गाय का जो मूत्र होता है उसको एकत्रित करते हैं। क्यों करते हैं भाई, किस काम में आता है? ये देखो, आज आगे आपके सामने सवाल। सभी बोलते हैं गाय हमारी माता है, गाय की सेवा करो, सुरक्षा करो, है ना। तो गाय का जो मूत्र है वो भी काम में लेते हैं। क्या काम आता है? कीट ने नियंत्रित बना, कीटनाशक को भगाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। फसलों पर छिड़काव हेतु उर्वरक के रूप में भी ले सकते हैं। औषधि भी बनती है गाय के मूत्र की। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गोबर गैस प्लांट से मिलने वाली सलरी का उपयोग है। गोबर गैस प्लांट से मिलने वाली सलरी का क्या उपयोग है? कृषि भूमि में होता है, कंपोस्ट बनाने में होता है, ईंधन के रूप में होता है, उपरोक्त सभी। तो इन सभी में इसका यूज है वो किया जाता है। आमेड का पशु मेला आयोजित होता है जोधपुर, राजसमंद, बीकानेर या नागौर? आमेड का पशु मेला कहाँ लगता है भाई? राजसमंद में आयोजित होता है। तो जो साथी बी बता रहे हैं उन सब का राइट होगा। वर्ष 2022-23 में भारत द्वारा कुल पशु उत्पाद का निर्यात कितना रहा? 22 और 23 में भारत द्वारा कुल पशु उत्पाद का निर्यात कितना रहा? 32,597.39 करोड़। तो जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सब का करेक्ट हो जाएगा। विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत की कितनी हिस्सेदारी है? 21, 7, 22 या 25%? कुल दुनिया के दूध के उत्पादन में भारत की सबसे ज्यादा 22.76% हिस्सेदारी है हिंदुस्तान की। जिला संघ का कार्य दूध उत्पादन में सतत वृद्धि हेतु डीसीएस के सदस्यों को उपलब्ध करवाना है। पशु चिकित्सा देखभाल, कृत्रिम गर्भाधान, चारा या उपरोक्त सभी? हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दूध उत्पादन, डेयरी विकास, किसानों को प्रशिक्षित करना, किसान को उपभोक्ता से जुड़ने वाली कोल्ड संरचना बनाना, उपरोक्त सभी? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के ये सभी उद्देश्य है। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, दूध की आपूर्ति बढ़ने, बाढ़ पीड़ितों के सहायता कोष से है। तो ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य दूध की आपूर्ति बढ़ाने से है। तो जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करके और किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करके कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना है। वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी को पशुओं और भैंसों के पालन को संरक्षण को बढ़ावा देना। उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके धारणीय तरीके से बोवाइनों की उत्पादकता और दूध उत्पादन को बढ़ाना। उपरोक्त सभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये सारे उद्देश्य हैं, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के लिए पात्रता की शर्त क्या है? कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान, इसकी पात्रता की शर्त क्या रखी गई है? आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत आवेदक के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, 1 एकड़ की जमीन होनी चाहिए।
कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो ये सारी की सारी इस योजना में शामिल होने के लिए शर्तें हैं वो रखी गई है। तो आज की क्लास में टोटल 45 सवाल थे। कितने आपके राइट हुए कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।